अभी तक हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की। इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा? इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया में कैसे आया और उस समय सिचुएशन क्या थी। एडवेंट ऑफ यूरोप में हम लोगों ने देखा कि पहले पोर्चुगीज, डच, डेनिश वगैरह आए, ठीक है। तो उन लोगों वो कब आए उसको मैंने लिखवाया। उसके बाद ये देखा कि इन लोगों ने आने के बाद कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज अपनी स्टेब्लिश की, क्या क्या काम किए, ठीक है। और उसके बाद फिर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो और यूरोपियन पावर्स थी उनको रिप्लेस किया, ठीक है। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियन पावर्स को, चाहे वो डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, उनको किस तरीके से, और चाहे पोर्चुगीज हो, उनको कौन कौन से वार लड़े और किस तरह से इसको हटाया, ये बात हमने देख ली। इसको देखने के बाद फिर हमने देखा कि इंडियन जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट को से हम लोगों ने कैसे डील किया, इंडियन प्रिंसली स्टेट से अंग्रेजों ने कैसे डील किया, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जो होते थे यानी कि आफ्टर मुगलों के डिक्लाइन करने के बाद जो नवाब वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको किस तरह से इन्होंने अपने कब्जे में लिया सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मदद से। तो उसको हमने देखा और उसमें हम लोगों ने मेन जो उसमें बड़े हर्डल्स थे इंडिया के अंदर उनके बारे में बात की। सबसे बड़े जो हर्डल्स थे उनका नाम, सबसे पहला सबसे बड़ा हर्डल जो था बंगाल, और सबसे रिच प्रोविंस उसको इन्होंने कैप्चर किया, उसको जीता, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। उसके बाद में फिर ये मैसूर की तरफ रुक किया इन्होंने, हैदर अली टिपू सुल्तान की तरफ, ठीक है, वहां पे इन्होंने उनको किया। फिर मराठाओं को, जो एक बहुत बड़ी पावर थी आफ्टर मुगल, चाहते वो अगर अपनी स्टडी तरीके से होते तो शायद सबसे बड़ी पावर बन के उभरते, तो वहां पे हुआ। उसके बाद में फाइनली जो है लास्ट में जाके इन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को भी सब्सिडाइज में लिया और फाइनली जो सिखों को अपने उसमें कब्जे में ले लिया और जो छोटे मोटे राजा थे उनको भी धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। पहले तो हमने ये वाला फेज पूरा देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये इन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया है, क्या क्या चीजें की हैं, उसमें गवर्न जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उसमें जो एक्ट्स वगैरह हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, सारे जितने भी चार्टर एक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो सारे हमने देखे, ठीक है। एक्ट्स के बाद जो कि आपका पॉलिटी का पेपर 1 चैप्टर 1 भी है लक्ष्मीकांत का, उसमें भी मेंशन हुआ है, वो देखा। फिर हमने देखे गवर्नर जनरल जो भी थे, जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं 1857 से पहले, वैसे हमने सारे गवर्नर जनरल आई थिंक देख लिए थे, ठीक है ना, बता दिया था मैंने सबके बारे में, एक टाइमलाइन तो देख ही लिया था। लेकिन तो हमने गवर्नर जनरल और मेन गवर्नर जनरल देखे। उसके बाद फिर हम लोगों ने हिस्ट्री की बात करनी शुरू की कि कौन कौन सी तरह, तो सिविल हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री ऑफ प्रेस, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये हिस्ट्रीज की हमने बात की, लैंड रेवेन्यू हिस्ट्री की बात की, इकोनॉमिक ड्रेन की बात की, ठीक है ना, किया ना। और उसके अलावा इकोनॉमिक ड्रेन के बाद में हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी की बात की। और आज हम जो इसके अलावा जो हमने इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उससे हमारा कैसे जो है डिस्ट्रॉय हुई है इकोनॉमी, इसकी हमने बात की। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नौरोजी वगैरह के बारे में बात की कि किस तरीके से दादा भाई नौरोजी वगैरह ने इसको फाइंड आउट किया कि हमारा कैसे पैसा जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फेजेस में, एक फेज वाइज मैनर में कैसे इन्होंने डेवलप किया है, उसका ओवरव्यू लेंगे। फेज वाइज मैनर में कौन कौन सा फेज आया है, मर्केंटाइल फेज है, इंडस्ट्रियल फेज है, किस किस तरह का फेज है, कौन से पीरियड में कौन से फेज है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, ठीक है जी, जरा देखें, मैं स्लाइड ले लूं। अब नहीं रिटर्न होगा, डेट निकल गई। लेकिन मतलब मेरे वैसे तो अच्छा फ़ोन है लेकिन मेरे काम का नहीं, मेरे लिए जो ज़रूरत थी वो इसकी एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। चलिए ठीक है, तो बैकग्राउंड देखें आप कि जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि भाई स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या है। और इसको आर पलमे दत्त जो है, आर पी दत्त जो है, उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, इन्होंने इसको बताया है, इनका इन्होंने डिवाइड किया है 3 स्टेजेस में, 3 फेजेस। कौन से 3 फेजेस हैं? हमारे यहाँ कॉलोनिज्म के 3 फेजेस में डिवाइड किया है अंग्रेजों का। पहला जो फेज है वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1813 तक का फेज है, जिसको मर्केंटाइल चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसको मर्केंटाइल फेज कहा है। क्या कहा है? मर्केंटाइल फेज। सेकंड फेज जो है उसको इंडस्ट्रियल फेज कहा है, 1813 से 1860 तक का पीरियड। और थर्ड जो फेज है उसको फाइनेंशियल फेज कहा है, 1860 से लेकर और 1947 तक का फेज। ओके,
तो ये 3 फेज़ में कॉलोनिज़्म को डिवाइड किया है हिस्टोरियंस ने। पहला जो फेज़ है उसके फीचर्स हम देखते हैं, ये तीनों फेज़ को देखेंगे, समझेंगे। तो उसमें से पहला फेज़ जो है 1757 से 1813 तक का जो टाइम है उसमें। फर्स्ट फेज़ जो है वो कमेंसमेंट करता है, इस्टेब्लिशमेंट करता है ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर 1757 में। आप सबको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी होती है। उससे पहले आपको पता है कि 1600 सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। 1600 सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और आते हैं एज अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो इंडिया के अंदर ट्रेड करना शुरू करती है। ये ट्रेड 1600 से लेकर 1757 तक ट्रेड के फॉर्म में करते रहते हैं और जो थोड़ी बहुत इनकी लड़ाई होती है, जो दिक्कतें होती हैं, वो छोटे-मोटे राजा से या जो होती है वो किसके साथ होती है, यूरोपियंस के साथ, वो भी ट्रेड सुप्रीमेसी के लिए, राइट? और रूट्स के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन 1757 में जब ये लोग देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमें रोक सके, धीरे-धीरे करके ये लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी बाई एक मतलब तरह से धोखा देकर, वहाँ से ये बंगाल जो सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था उस टाइम का, उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है? और बैटल ऑफ बक्सर में तो पूरी तरह समझ लीजिए इनके हाथ में ही आ जाता है, ठीक है, हर चीज़। तो 1757 का जो फेज़ है, वहाँ से एक मर्केंटाइल फेज़ शुरू होता है, जिसमें इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि मोनोपोली ट्रेड में करनी है और डायरेक्ट प्लंडर करना है, मतलब लूटना-लाटना है, ठीक है? जिसमें इन्होंने सब्सिडी रिलायंस का भी किया है, इसमें वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस ने, और इसी फेज़ में इन लोगों ने जो है मैसूर को और बंगाल को और मराठाओं को मेनली यही सब फेज़ रहा है जब इन्होंने सबको दबाया है, हैदराबाद निज़ाम वगैरह को, और अपनी ट्रेड में मोनोपोली एस्टेब्लिश की है, यानी अपना एक छत्र राज्य शुरू किया है, मोनोपोली एकदम, मतलब सारे ट्रेड पे इनका कब्जा हुआ है। सिक्योर ट्रेड, कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे फोकस था इन लोगों का, ठीक है? और सबसे पहले इन्होंने जो अपने राइवल्स थे, यूरोपियन राइवल्स, उनको हटाया है, उनकी पावर को इंडिया में, उनकी वर्चस्व को खत्म किया है। फिर धीरे-धीरे जो इनके ऑब्स्टिकल्स थे नेटिव रूलर्स के, उनको भी खत्म किया है, ठीक है भाई? और इसमें फिर चार्टर लाना शुरू किया है, रेगुलेटरी एक्ट चार्टर, और उससे इन्होंने और स्ट्रेंथन किया है ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में। ये वाला फेज इन्होंने इस तरह से किया है, जिसमें इन आप देखोगे वारेन हेस्टिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर, है ना, तो उन्होंने काफी, रॉबर्ट क्लाइव ने भी रोल प्ले किया है, रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वारेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस और वेलेस्ले। और वेलेस्ले ने तक का जो मतलब है कि जबरदस्त इन लोगों ने रोल प्ले किया है इसको स्टैब्लिश करने में, मोनोपोली अपनी बनाने में, साथ साथ में नेटिव रूलर्स को और सब्सिडी लाइन्स वगैरह करके फंसाने में, ठीक है ना। तो ये सारा काम इन्होंने किया है। उसके बाद का जो उसके अलावा क्या चीज़ की है, उसके अलावा जो है इन्होंने जो है एक बेस अपना बनाया है प्लंडर करने के लिए सब्सिडी लाइन्स के थ्रू, मैंने बताया, इंडियन टेरिटरी में। और उसके अलावा ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस इस फेज में नहीं हुए हैं, क्योंकि ये मर्केंटाइल फेज है, इसमें कपड़े उपड़े का व्यापार हो रहा है, ऐसे ऐसे मोनोपोली हो रही है, चाय वाय का व्यापार हो रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्री मेड गुड्स अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब 1813 के बाद जो चार्टर आएगा, जहाँ पे ट्रेड मोनोपोली खत्म होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और सारी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सारा जो बाई जो प्रोडक्ट होगा, जो मार्केट होगी, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे ये लोग इंडिया को 1813 के बाद, जब इनको ये राइट मिल जाएगा। ये जो फेज है 1813 का, यहाँ से जो फेज है 1860 तक का फेज, इसको माना जाता है इंडस्ट्रियल फेज। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है, चेंज इनका अप्रोच चेंज होता है। आपको पता है 1813 के अंदर इनको ट्रेड मोनोपोली एक कंपनी के बजाय और कंपनियों को भी यहाँ पे लाने की बात की जाती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट है ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है, उससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या चीज़ आती है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, एक तो दो चीज़ों, जब इंडस्ट्रीज बनानी है तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक होता है हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है कि किसे कैसे प्रोडक्शन करेंगे, दूसरा हमें मार्केट की ज़रूरत होती है, मार्केट फॉर द फिनिश गुड, ठीक है ना। जैसे कि हमें स्टील आयरन की ज़रूरत है स्टील बनाने के लिए, तो आयरन मिल जाए, ठीक है, कोल मिल जाए, तो हम स्टील बना सकते हैं, राइट। तो रॉ मटेरियल जो है झारखंड वगैरह और इन सब जगहों पे तो दुनिया भर का है, और उसके बाद में फिर ये स्टील बना ले। इसी तरह से रॉ मटेरियल, यानी जो भी रॉ मटेरियल मिले उससे फिर फिनिश गुड्स अगर बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसका कंज्यूमर भी तो होना चाहिए। ट्रेन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उस गुड्स से, उससे तो फिनिश गुड्स का मार्केट होना चाहिए। तो ये दो चीजें इनको चाहिए थी। क्या क्या चाहिए थी? रॉ मटेरियल एंड मार्केट। और इसलिए ये लोग जो है इंडिया के अंदर घुसे, और इस इंडिया में मतलब इन लोगों ने इस तरह से मतलब मोनोपोली को खत्म करके और अपनी मोनोपोली लेकर आए, मतलब सारी पूरे मतलब फ्लड लेकर आए पूरी तरह से यूरोपियन मार्केट से। तो यहाँ पे क्या किया, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। क्या हुआ?
इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो अपनी प्रॉफिट के पूछ रहा है, ठीक है, तो उनका कहना यह था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों एक्सप्लॉइट करे, हम क्यों ना करें, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्यों रहे, और बाकी जो इंडियंस, बाकी जो मतलब यूरोपियंस है उनको क्यों ना मिले, यानी इंग्लिश, बाकी इंग्लिश जो कंपनीज है उनको क्यों ना मिले। तो रिफॉर्म किया जाए लॉ में और मार्केट ओपन किया जाए सबके लिए, ये डिमांड शुरू हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो दुनिया भर का प्रोडक्ट बना रहे थे, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी और मार्केट की जरूरत थी, तो कहाँ जाएंगे, इंडिया एक बड़ी बहुत बड़ी रॉ मटेरियल की वो भी थी, क्या नाम है, रिसोर्स भी थी और मार्केट भी थी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने डिमांड किया, जब ये इन्होंने डिमांड किया तो डिमांड करने के बाद क्या होता है कि चेंज अब विजुअल दिख रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल हो रहा है, मार्केट में फिनिश गुड्स का डिमांड हो रहा है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट जो है वो क्रिटिकल हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म करो और हमें भी एंट्री दो, किसमें, इंडियन मार्केट में, ठीक है ना। बाकी जो ब्रिटिश यूरोपियंस है, बाकी जो ब्रिटिशर्स हैं, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली तो है, लेकिन वहां पे सिर्फ टाटा कंपनी तो है नहीं भाई, जैसे इंडिया में सिर्फ टाटा कंपनी तो नहीं है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक टाटा कंपनी मान लो, टाटा है, उसमें रिलायंस भी है, उसमें और भी है ना, महिंद्रा भी है, और भी लोग हैं, तो ये सब चाह रहे हैं कि हमें हमें जाने दो, सिर्फ कार टाटा ही क्यों बेचेगा, समझ लो ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों बेचेगी, हमारे और भी जो क्या नाम है कंपनीज हैं, और भी इंग्लैंड के अंदर दुनिया भर की कंपनीज है, वो क्यों नहीं बेचेंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिकल हुए वहां, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे, हमें भेजो, तो भाई फ्लड आ जाएगा एकदम, और फिर यूनिलैटरल ट्रेड पॉलिसी चलाएंगे, तो उससे उनको दुनिया भर का फायदा होगा, है ना। तो इसलिए वहां पे वो बहुत बड़ी मार्केट और रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा वो दिख रहा था। तो आखिर में आप लोगों ने देखा, अब देखिए कनेक्ट करिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपने पढ़ा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, उस समय आपको बात समझ में नहीं आई कि थी कि मोनोपोली खत्म क्यों की, नहीं आई ना, उस समय नहीं आई थी, आज समझ में आ रही है। मोनोपोली का मतलब था एक बार एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करती थी, ट्रेड करती थी, अब उनकी जब मोनोपोली खत्म होगी तो इससे अंग्रेजों को, सारे अंग्रेजों को फायदा है, जितने भी वहां पे कंपनी है सब यहाँ पे लेकर आ जाएंगे फ्लड, अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे, एकदम फ्लड की तरह आ जाएगा, बाढ़ की तरह आ जाएगा। अब समझ में आया मोनोपोली क्यों खत्म हुई थी, ये जो बार बार आ रहा था ना, मोनोपोली खत्म, मोनोपोली खत्म, मोनोपोली, तो क्यों मोनोपोली खत्म की थी, ऐसे नहीं कि इंडिया के लिए फायदा था, उसमें ब्रिटिश गुड्स को इंडिया को ब्रिटिश गुड्स से भर देना था, समझ रहे हो ना, पूरा कंपटीशन वो कर देना था। तो अब आप समझ रहे हो, वो जो आप पढ़ रहे थे कि अब यूटिलिटेरियन थ्योरी आ गई है और मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो इंडिया के लिए नहीं था, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिटिश कंपनीज, गेटिंग, अब बात समझ में आ रही है, आर यू एबल टू कनेक्ट दीज डॉट्स। तो इसीलिए मैं कहता हूं लेक्चर कनेक्टेड होते हैं, डॉट्स को धीरे धीरे आप कनेक्ट करोगे, वो चीज जो आपको उस समय नहीं समझ में आई है वो आज समझ में आएगी, क्यों, जब आप और चीजें समझोगे, समझ लो ना। अब हिस्ट्री समझ में आ रही है, कुछ कुछ कनेक्ट करना शुरू करो, देखो सब समझ में आएगा। अब क्या हुआ, फ्री ट्रेड हो गया, क्या हो गया, अब फ्री ट्रेड मतलब फ्री यूनिलैटरल ट्रेड, मुझे बताया था ना, जब हमारी इंडस्ट्री तबाह करने के लिए क्या करेंगे, फ्री यूनिलैटरल ट्रेड करेंगे, एक तरफा जो है वो क्या करेंगे, मतलब हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर उधर से कोई गुड आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, हमारा गुड बेचने जा रहा है तो उस पर टैक्स लगा देंगे, ठीक है, ओके। एफर्ट वर मेड, ठीक है, वाज मेड टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें क्या किया जाए भाई, अपना टारगेट तो आप फिक्स कर लो, पॉलिसी फिक्स कर लो कि हमें तो इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल और ह्यूज मार्केट की तरह से, मैन्युफैक्चर गुड के ह्यूज मार्केट की तरह से उसको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि दो चीजों को छोड़कर, एक चाय और चाइना, ठीक है, चाय और चाइना को छोड़कर, मतलब चाय का और चाइना को छोड़कर, चाइना से ट्रेड को छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी, उसको भी आगे खत्म कर देंगे 33 में आगे, गेटिंग। तो ये तो फेज जो आपका चल रहा है ये इंडस्ट्रियल फेज है, और यहाँ पे एफर्ट किए गए कि जो है इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल का सोर्स और एज अ ह्यूज मार्केट यूज किया जाए, ठीक है ना, ये समझ रहे हो आप लोग, हैं, फ्री ट्रेड थ्रू इंडियन इकोनॉमी गेट इंटीग्रेटेड विद द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड से व्यापार होना शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और वो भी यूनिलैटरल, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ऑब्वियसली, ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं वो, मतलब एक इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया का तो क्या है भाई, जो अपना बना रहे हैं वो ठीक है, नहीं तो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं दूसरों को, उससे क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा मुझे खजाना मिल गया, मैं लुटा रहा हूँ दोनों हाथों से, लो ले जाओ मुझे दो, और अपना अपना अमीर हो रहा हूँ, थोड़ा ऑन प्राइस पे भी बेच रहा हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरा मेरा कौन सा, मेरे बाप का है कि नहीं, अंग्रेजों का थोड़ी ना था, तो इंडियंस का था, रॉ मटेरियल को खुले उससे बेच रहे हैं, तो इस तरह से हो रहा है न्यू कॉलोनियल अप्रोच, setting up the new political administrative approach, objective link with fulfillment of the free trade। अब यहाँ पे न्यू कॉलोनियल अप्रोच क्या है कि न्यू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या है कि जो है फ्री ट्रेड कर दिया जाए और सारे लोगों को अलाउ किया जाए, सब लोग आए हैं, फ्री मार्केट। देखो अब देखो
लूटना ही तो है। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप मेरा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करोगी, बट अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं खरीदोगे। अच्छा एक बात बताओ रिदा, तुम्हारे घर में तुम्हारा बड़ा भाई या कोई क्या नाम है मतलब तुम्हारी बहन या तुम्हारे पापा, ठीक है, IAS के लिए पढ़ा रहे होते तो तुम मुझसे कोचिंग करने आती? ओबियसली नहीं आती, है ना? तो तुम्हारे 1-1.5 लाख रुपए बच जाते आराम से, है ना? तो यानी कि जब आप तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम मेरे पास आओगे ही, किसी ना किसी के पास जाओगे जिसके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं? तो यही चीज समझ रहे हो, आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, फिनिश गुड देंगे, खराब होगी, फिर मेरे पास आओगे। यानी तो आपको टेक्निकल एजुकेशन क्यों नहीं दिया जाएगा और आपको जो है फिलॉसफी क्यों पढ़ाई जाएगी कि आप फलसफा पढ़ते रहो, लेकिन जब बिजनेस की बात है, जब इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्रियल फेज है, इंजीनियर की बात है, तो आप हमारे पास हमारी चीजों को लो। आपके पास एक सुई बनाने तक की टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं उन्होंने डेवलप करने दिया, तो आप किसके पास भाग के जाओगे? उनके पास भाग के जाओगे। सो इनका पूरा ये था। और बाद में भी ये जो देखो, इन्होंने पहले तो कॉलोनी बनाई किस तरीके से, आप समझिएगा, पहले इन्होंने कॉलोनी बनाई है किस तरीके से, इंडस्ट्रियल डायरेक्ट प्लंडर किया है, तरीका चेंज होते रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हमेशा होता रहा है। अब देखिएगा मैं कैसे अभी आपको चीजें समझाता हूँ, समझिएगा। न्यू कॉलोनियल एंड पॉलिटिकल अप्रोच में अब इनका पॉलिटिकल अप्रोच चेंज हुआ और ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा फ्री ट्रेड करके, मतलब यूनिलैटरल फ्री ट्रेड करके और अपनी पूरा फ्लड लेकर आए गए इंडिया के अंदर, ठीक है ना। न्यू कॉलोनियल अप्रोच ये हो गया कि अपना सामान बेचना है और रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करना है, रॉ मटेरियल लेके जाना। इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए, आदमी मार के क्या मिलेगा? आदमी मार के कुछ मिलेगा क्या? डायरेक्ट प्लंडर से कुछ मिलेगा? उससे कहीं ज्यादा रॉ मटेरियल लूट लें उनका और फिनिश गुड इनको बेचे। आदमी रहेगा तब तो खरीदेगा, उनसे लेबर कराएं, तो मतलब दुनिया भर की मार्केट और रॉ मटेरियल हो, ये बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। तो न्यू पॉलिटिकल मतलब एकदम अप्रोच डेवलप हुआ जिसमें मतलब फ्री ट्रेड वगैरह करने की बात हुई और जुडिशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सब चेंज हुआ जो कि इस तरह की मार्केट के फेवर में था। ओके, नीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इसमें क्या था, नीड टू डेवलप इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इन अकॉर्डिंग विद द कैपिटलिस्ट एंड द कॉमर्शियल स्ट्रक्चर। बर्गर खाना कब पसंद करोगे? जब बर्गर का स्वाद टेस्ट आने लगेगा। कोट पैंट कब पहनोगे? जब कोट पैंट की तरह की आपकी सोच हो जाएगी, है कि नहीं है? गर्मी में भी आप कोट पैंट वकील पहन के घूमता रहता है, कैसे पहनता रहता है? वो एक सोच हो गई है, पहनना पड़ता है, ड्रेस कोड है। गेटिंग? तो कुल मिलाकर क्या बात समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि उनको सोच वैसी दे दो, तो एजुकेशन से ही तो सोच वैसी होगी, सोशल स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो करेंगे उसी से तो होगी। तो ये सब किस लिए हो रहा है? इस तरह के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। जो एजुकेशन, जो 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए थे ना, वो क्लर्क पैदा करने के लिए दिए गए थे। गेटिंग? बात समझ में आ रही है? तो एजुकेशन में आप देखो क्या क्या करने का है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज करो और कॉलोनियल सोशल कल्चरल पॉलिसीज अपनी बनाओ और एजुकेशन को भी इस सिस्टम को सपोर्ट करने में लगा दो। गेटिंग? ये सब फेज चल रहा है। ओके, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी लाई गई कि ताकि एक्सपेंशन हो सके ट्रेड का, ठीक है, डेवलपमेंट हो सके ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, रेलवे का और टेलीग्राफ, ये सब डेवलप किए गए। कॉमर्शियल एक्सपेंशन हुआ 1860 तक का ये फेज है। उसके बाद का जो फेज आया उसको फाइनेंशियल फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1860 से 1947। ये कैसा फेज है, इसको जरा समझिएगा। ये वाला जो फेज है, ठीक है, इसमें ये फॉरेन कैपिटल को प्रमोट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। किसमें करिए? रेलवे में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। रेलवे में इन्वेस्टमेंट करोगे, डुअल फायदा, एक तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, दूसरा जब रेलवे डेवलप हो जाएगी तो आपके सारे सामान हर एक नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया में इजिली पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, लोन आपको डेट गवर्नमेंट को दो, उसका आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ओके, टी प्लांटेशन, जूट वगैरह जो हो रहा है उसको इजिली इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगी रेलवे से और इसका प्लांटेशन वगैरह में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और उससे आपका फायदा होगा। उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करो। कोल माइनिंग वगैरह हो रही है तो उससे क्या नाम है, एक तो माइनिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका आपको मिल ही रहा है, प्लस जो रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, कोल निकाल रहे हो, उसका भी बेच रहे हो, उसका भी मिल रहा है, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हो स्टील इंडस्ट्रीज में, शिपिंग वगैरह में, शिप बिल्डिंग वगैरह में भी यूज हो रहा है। गेटिंग? तो समझ रहे हो ना, प्रोटेक्टिंग द फॉरेन कैपिटल बाय स्ट्रेंथिंग द ब्रिटिश रूल। और इसमें फॉरेन कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करो? ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करो। क्या करो? स्ट्रेंथन करो, क्योंकि ब्रिटिश रूल रहेगा तो आपके हिसाब से चलेगा, है कि नहीं? नहीं तो फिर तो दूसरी गवर्नमेंट आई तो दूसरी बात हो जाएगी। तो ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करने का है, ये इस फेज में ये काम चल रहा है, ठीक है ना। गेटिंग? तो इसमें ये हुआ है प्रोटेक्टिंग द फॉरेन गुड्स
by strengthening the British rule in India, use of the new technology, act and policies, new technology और act and policies को use करना है, more money, जितना ज्यादा पैसा होगा strong administration होगा, expansion होगा rule का, ठीक है ना, और modernization होगा, इस modern progressive ideas को क्या नाम है नहीं होंगे, ज्यादा 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 क्या करेंगे modernization, मतलब आपका expansion नहीं करना है, अपना करना है, पैसा बनाना है आपका, तो एक मतलब किसी पीड़ित मानसिकता में बांध के रखना है। ये वाला फेज में इन लोगों ने कोशिश की है कि ये समझ ही ना पाए कि हम करने की कोशिश क्या करें। अब मैं थोड़ा आपको इस फेज को समझाता हूँ। क्या कर रहे हो समझो, हमसे लूट के पैसा ले जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हमारे नाम पर, मतलब हमारे यहाँ पे कंट्री में, और ये कह रहे हो ये आपका पैसा है, उसका रिटर्न में हमसे आप 20% तक इंटरेस्ट ले रहे हो, यानी 5 साल में आपका पैसा डबल, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1 अरब इन्वेस्ट, हमें डबल पैसा देना पड़ रहा है, उतनी कमाई भी नहीं हो रही जितना हमें रिटर्न में देना पड़ रहा है। फिर आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हो उससे आपका ज्यादा फायदा है, हमारा कम है। हर एक नूक एंड कॉर्नर पे, हर एक जगह पे आपका रेलवे के थ्रू और जो इंडस्ट्रीज के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और जो आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो, सारे जगहों पे अपना माल पहुंचा रहे हो, रॉ मटेरियल आपका हर पोर्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी मालगाड़ियों में चढ़ चढ़ के, गेटिंग। तो ये सारा किसको स्ट्रेंथन कर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये हो रहा है। और इससे, और ठीक है, आप ये जो मॉडर्नाइजेशन वाला प्रोसेस है इसको कर्व करना, और मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडियाज नहीं हो, लिबर्टी की बात ना हो, ये सब इसमें कर्व करने की कोशिश करी है। ज्यादातर पिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें लैंडलॉर्ड्स वगैरह, वो जो थे, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे, उनकी जगह पे अब जो है मनी लैंडर्स और जो बैंक है इन्होंने कब्जा कर लिया है। बैंक्स जो है, पता है जब देश आजाद हुआ है तो इतने बैंक्स थे प्राइवेट, क्योंकि कंपनी एक्ट के तहत बैंक बनते थे, आपको मैंने बताया था इकोनॉमी में कि दुनिया भर के बैंक थे, दुनिया भर की LIC कंपनीज खोल रखी थी लोगों ने, और वो किसको फायदा दे रही थी, ब्रिटिश मर्चेंट्स को, जो ब्रिटिश गुड्स को बेचते थे उनको, आम इंडियंस को फायदा नहीं देते थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स को देते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को देते थे फायदा। लोन भी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने नियर डियर रिलेटिव और क्या नाम है ब्रिटिशर्स को, आपको नहीं, आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो इसलिए फिर बाद में रिफॉर्म किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, तो थर्ड फेज है। उसके बाद क्या फेज आता है, हमारी आजादी के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1945 में ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इन्होंने तुरंत UN बनाया। क्या बनाया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक मतलब एग्रीमेंट के थ्रू, अच्छी बात है, बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, IMF बनाया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो लोन हम देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो लोन हम देंगे। इसका मतलब एक्सटर्नल ट्रेड रुकना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड रुकना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया कि जो है एक मतलब सिंपैथी वाला एटीट्यूड भी दिखाए, लॉन्ग टर्म लोन देकर अपने चीजों को गुड गवर्नेंस के नाम पे थोपा इन्होंने। गुड गवर्नेंस में आप पढ़ोगे, वर्ल्ड बैंक ने आइडियाज दिए हैं कि ये चीजें अगर आप करोगे, इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, तब तो आप जो है हमारे गुड गवर्नेंस कर रहे हो। अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो आपका बैड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस द कॉन्सेप्ट, आप कहीं भी पढ़ें, गुड गवर्नेंस द कॉन्सेप्ट गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को कौन चला रहा है, अमेरिका चला रहा है भाई, कुछ फ्यू पीपल आर जो गवर्न, दे आर गवर्निंग, राइट। सो IMF बनाया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से, यानी कि आपका ट्रेड फ्लो रुकना नहीं चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, हम देते हैं, ठीक है, ताकि कोई हॉस्टाइल ना हो और एक्सप्लॉइट इकोनॉमिकली करते रहो। वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, तो उसमें भी कंडीशन है कि हमारे हिसाब से चलोगे। IMF लोन देता है तो हमारे हिसाब से चलोगे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बनाया WTO, गेट पहले बनाया, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, उसको बाद में WTO में कन्वर्ट किया गया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहे और हमारे हिसाब से चलता रहे। आप सब्सिडी ना दे पाओ अपने किसानों को, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब बना दिए इन्होंने। किस लिए बनाए, ताकि आप किसी भी तरीके से ये ना हो पाए कि आप हमारा सामान खरीदना रोक सको। WTO बनाया, उसमें अगर आपने सिग्नेटरी हो गए, ठीक है ना, तो आपकी मार्केट ओपन हो गई इंटरनेशनल, उसके लिए, किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन हो गई। वो ग्लास बनाएंगे, आप क्या बेचेंगे, सुई बनाएंगे, आप क्या बेचेंगे, मोबाइल बनाएंगे, आप क्या बेचेंगे। आप क्या बना रहे हो, गेहूं चावल बेचोगे, जो आप बेचो, फाइटो 2-4 चीजें आप भी बेच लोगे, जिससे जब आप देखोगे तो आप हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। अच्छा, मजबूरी हमारे पास ये भी है WTO की, क्योंकि हमें पेट्रोल खरीदना है, हमें क्रूड ऑयल खरीदना है, तो इंपोर्ट में हमारा हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रहेगा।
कुछ हमारा मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे हमेशा दिक्कत रहेगी, नेगेटिव में ही हम लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ज्यादा पैसे का इंपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आता है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, एक बेटर वर्ड दिया ग्लोबल विलेज, लेकिन ग्लोबल कॉलोनी बना ली। समझ रहे हो ना? ये यूरोपियंस ने, ये अमेरिका में जो बैठे हैं, ये कौन है? हम यूरोपियंस ही हैं। ये वही है मेफ्लॉर ट्रीटी वाले। ये यूरोप से ही गए लोग हैं जो वहां पे, वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है उसको। क्यों? किसको? अमेरिका को। लोग जा जाके बसे हैं वहां, और ये यूरोपियंस ही हैं। इन्होंने इजराइल वगैरह, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये एक ही थाली के सब चट्टे पट्टे हैं, और दे आर क्या, वर्ल्ड को अपना गुलाम बना रखा है इन्होंने। भाई इनके हिसाब से आप इकोनॉमी ट्रेड करते हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? ये तुम लोग सोचते हो कि आज की सोचते हैं, बहुत लंबी सोचते हैं। रेड क्लिफ को बुलाया, रेड क्लिफ को बुलाया, लाइन खिंचवा दी, एक नहीं 3 कंट्री बनवाई। उनको पता था एक ना एक दिन ये पाकिस्तान बांग्लादेश भी बनने का है। बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान बनवाया, और ये कभी डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा, पक्का था। जिस तरह से ट्रीटी नहीं खत्म की, एक तरफ वर्ल्ड बैंक, आपको लगता है कि रशिया और अमेरिका दुश्मन है, लगता है ना? अच्छा, देखो कैसे दुश्मन है। इधर एक दूसरे को, हाँ, डायरेक्ट कभी कंफ्लिक्ट में नहीं आएंगे, कोल्ड वॉर लड़ते रहेंगे। कैसे? भाई ये इनकी जो ट्रेडिंग है, इनकी जो लड़ाई चल रही है, वो इकोनॉमिक लड़ाई है। आप देखिए कैसे अमेरिका को वेपन कौन बेचेगा? वो उसको, पाकिस्तान को वेपन, पहले दुश्मनी कराओ, वेपन क्यों खरीदेगा कोई? जब आप दुश्मनी कराओगे। एक आपने लाइन खींची, रेड क्लिफ लाइन, और रेड क्लिफ लाइन खींची, और एक कश्मीर इशू को आपने बर्निंग वो रखा। वर्ल्ड बैंक और यूएन ये पार्टी बने एग्रीमेंट्स में, ताकि हम लोग मॉनिटर करें, क्लोज मॉनिटरिंग करें कि कहीं सिचुएशन सुलझ ना जाए। सुलझ गई तो ये, जैसे अगर सुलझ गया तो हथियार क्यों खरीदेगा कोई? एक पहले खूब खतरनाक वाली दुश्मनी कराओ, नफरत पैदा करो अपने एक्टर से, और उन्हीं से। देखो, तो अंग्रेजों की बात आप नहीं सुनोगे ना, लेकिन इंडियंस के ब्राउन इंग्लिश की बात तो सुनोगे। दोज हु आर इंडियंस इन द ब्लड एंड ब्लड में एंड किसमें देखने में, फेस में और ब्लड में, तो वो इंडियन है, लेकिन टेस्ट में इंग्लिश है। ऐसे लोगों की बात तो आप सुनोगे ना, जो अंग्रेजों के चट्टे पट्टे काम कर रहे हैं उनके लिए। तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात सुनोगे और आप लड़ाई करोगे। क्या करोगे? जंग करोगे। किसके साथ? आप दुश्मन बनाओगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में भी बैठे हैं लोग जो इंडिया को अपना दुश्मन बताएंगे। अब दोनों में रहेगी कट्टर दुश्मनी। अब जब कट्टर दुश्मनी रहेगी तो इनका सबसे बड़ा व्यापार, बिजनेस क्या है? अमेरिका का हथियार बेचना, वेपन बेचना। भाई खाने में कितना ले लोगे? गेहूं चावल कितने का खरीद लोगे? सस्ता है। वेपन तो महंगे है ना, नई नई टेक्नोलॉजी है, महंगे हैं। राफेल खरीदो, कुछ भी खरीदो। अब किससे खरीदोगे भाई? इन्हीं डेवलप कंट्री से खरीदोगे। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर बिठा लिए, सिक्योरिटी काउंसिल बना के, चाइना, इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके, इन्हीं में से किसी से वेपन खरीदोगे, है ना? तो आप जो, या तो आप अमेरिका से वेपन खरीदोगे तो उसका बढ़िया बिजनेस चल रहा है। एक बंदा अमेरिका से खरीदेगा, दूसरा किससे खरीदेगा? रशिया से। और ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन क्यों बताएंगे? क्योंकि भाई अमेरिका, अगर तुम दोस्त हो अमेरिका के और पाकिस्तान को उसने वेपन दिया, तो मैं तो तुमसे नहीं खरीदूंगा। तो तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना पड़ेगा कि हम दो लोग दुश्मन हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल में दोनों कंपटीशन में है, ठीक है? और दोनों को पता है कि हम जब लड़ाई कराते रहेंगे और एक दूसरे को ऐसे वर्ल्ड को कुछ दिखाते रहेंगे, तो एक बंदा हमारे पास वेपन खरीदने आएगा और एक बंदा हमारे पास, तो हम दोनों का बिजनेस जबरदस्त चल रहा होगा। रशिया भी सबसे बड़ा वेपन बेचने वाला बंदा है और सबसे ज्यादा वेपन बेचने वाला यूएसए भी है, और हम लोग इनसे वेपन खरीदने पे मजबूर है क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं, और जब मर्जी तब ये हमें पीछे कर देते हैं। क्रायोजेनिक इंजन देने से रशिया ने इनकार कर दिया हमें, जिसे हम लोग 20 साल पीछे हो गए, ठीक है? तो जब मर्जी वो टेक्नोलॉजी रोक लेंगे। जाहिर सी बात है, जो टेक्नोलॉजी हमें वो दे रहे हैं उससे तो पीछे ही है ना, हम उससे आगे तो नहीं हो सकते। अगर हमें उससे लड़ना हो, हमारे पास, हम अगर जब हमारे पास पिस्टल होती थी तो 147 से मारते थे 1 किलोमीटर दूर से। तो ऑटोमेटिक वेपन उनके पास हमेशा एडवांस वेपन रहेंगे, वो हमेशा हमसे अपर हैंड में रहेंगे, क्योंकि वो हमें क्या बना रखे? मार्केट बना रखा है। पहले हमें क्या बेचते थे भाई? एक फेज था जब वो हमें क्या बेचते थे? कपड़े, कपड़े, चाय वाय। दूसरा फेज आया जब इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह, स्टील बेचने लगे, उसमें उतना फायदा कहाँ था? ये फाइनेंस करवाने लगे, उसमें इतना फायदा कहाँ है? पता चला सबसे ज्यादा फायदा किसमें? आर्म बेचो, हथियार। तो लड़ाई कराओ ना, तब तो हथियार बिकेगा। मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दो,
मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दो, पूरा मिडिल ईस्ट आपस में लड़ेगा तब तो हथियार खरीदेगा। सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया हथियार खरीद रहा था अभी कुछ सालों में, देखो सबसे बड़ा हथियार का इंपोर्टर कौन था? सऊदी अरबिया। क्यों खरीद रहा है वो हथियार? अपने ही भाइयों को मारने के लिए। मुसलमानों से ही जंग हो रही है, ओमान से लड़ो, इनसे लड़ो, उनसे लड़ो, उनसे लड़ो, ईरान से लड़ो और मारो। शिया सुन्नी में डिवाइड कर दो, क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दो, और इसी तरह से डिवाइड करते रहो और वो किसी ना किसी तरह से आपके दुश्मन बने रहेंगे। वन वे और अदर डिस्टर्ब करे रहो, हथियार उनको सप्लाई करो, ठीक है, गार उनको सप्लाई करो और अपना बिजनेस बढ़िया बनाते रहो। दिस इज आप क्या लगता है कि इन्होंने पहले तो एक दो कंट्रीज को छोटी छोटी गुलाम बनाते थे, फिर इन्होंने पॉलिसी बनाई, एक यूएन सेटअप किया और उसके बाद इन्होंने कहा आईएमएफ सेटअप किया, वर्ल्ड बैंक सेटअप किया, डब्ल्यूटीओ सेटअप किया और पूरे वर्ल्ड को गुलाम बना लिया। ये 2-4 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही हैं, आपको पता है, और सब उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, यस यस वी आर। लेकिन उनके वो जो कहते हैं वो करो, नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान ने मना किया, अच्छा डॉलर नहीं यूज करोगे, ओके, कितना बड़ा टेररिज्म है, क्या आप डॉलर नहीं यूज करोगे? इराक को खत्म कर दिया। आप डॉलर नहीं यूज करोगे, ईरान की ऐसी की तैसी कर दी। जिसने कहा कि मैं डॉलर बैकअप नहीं लूंगा, आपको इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया है, निक्सन ने वो हटा दिया था गोल्ड स्टैंडर्ड। अब तो उनका किस पे चल रहा है? फ्री मार्केट चल रही है, फ्री फ्लोटिंग मार्केट चल रही है, और उसको स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सब चीजें हो रही है कि डॉलर में डील करो नहीं तो मारेंगे। एक्सेप्ट करो हमारे पैसे को, एक्सेप्ट करो हमारे पैसे को। भाई जिस दिन तुमने हमें हमारे पैसों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, आपस में ही ट्रेड करने लगे, तुम जो है ईरान से उसमें ट्रेड करने लग गए रुपये में, तुम जो है वो खरीदने लगे रुपए, तो हमें हमारा जो कमीशन है, हमारा जो वैल्यू डिमांड बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में $1 की, वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो फिर ईरान को बदनाम करो, सऊदी अरबिया को बदनाम करो, इनको बदनाम करो, ठीक है ना। एक बंदे को सब्सिडी लाइन्स है, ये पूरा मिडिल ईस्ट उन्होंने सब्सिडी लाइन्स में ले रखा है, अमेरिका ने वही पॉलिसी है। अभी आर्मी कौन प्रोटेक्ट करता है? सऊदी अरबिया वगैरह के आर्मी बॉर्डर पे कौन लगा हुआ है? अमेरिकन लगे हुए हैं, उनके वेपन्स है। तो एक तरह से सब्सिडी लाइन्स आज भी वही फॉलो हो रहा है, मॉडर्न तरीका हो गया है, पूरा वर्ल्ड आज भी गुलाम है। तो ये जो थर्ड फेज नहीं हो रहा है, ये फोर्थ और फिफ्थ फेज चल रहा है। हर बात समझ में आ रही है? ये पूरे वर्ल्ड को इन्होंने गुलाम बना लिया है, सोच वही है ना, सोच वही, तरीका वही, समझने वाली बात है। वो आंखें कहां से लाऊं जो तुझे दुनिया की हकीकत दिखाऊं? दुनिया की हकीकत जब समझोगे, ये वर्ल्ड, हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें लगता है हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, अबे तुम्हारा दुश्मन असल में चाइना है, वो तुम्हें खा जाएगा, ड्रैगन है वो। देख रहे हो घुसा जा रहा है कहीं डोकलाम में, कहीं पूरा लद्दाख में घुसा जा रहा है, और तुम्हें लगता है वो तुम्हें ऐसे बंदे से लड़ा रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटाने के लिए, उधर से वो घुसा आ रहा है। असल दुश्मन तुम्हारा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो बेचारा वैसे ही भूखमरी का शिकार है, वो तो वैसे ही भूखा नंगा है, वो क्या तुमसे लड़ेगा और क्या कितना कर पाएगा? जो मारेगा तुम्हें, जो असल खतरा है वो अपने कसे कमजोर से थोड़ी ना है, कमजोर को तो जब तुम चाहोगे लड़ोगे मार लोगे, ठीक है। असल खतरा तुम्हें जिससे है उसकी तरफ वो देखने भी नहीं दे रहा है कि असल खतरा तो तुम्हें इनसे है, जो तुम्हारे ड्रैगन बैठा हुआ है बगल में, जो तुम्हें कभी भी निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, चारों तरफ से बांधने की कभी क्या नाम है स्ट्रिंग, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बनाता है, कभी सिल्क रूट बनाता है, कभी कुछ करता है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मार्केट पे तो पूरा कब्जा है, और इसीलिए तो अभी तक तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हुआ है, जो तुम चाइना प्रोडक्ट खरीदते हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे ऊपर आज जो बहुत जगहों पे हमला करने से रुक जाता है, थोड़ी देर रुक जाता है कि और बेच लो और बेच लो, थोड़ा और प्राइस पे। चाइना मोबाइल, चाइना चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जो चाइना की आप यूज नहीं कर रहे हो? और जिस दिन तुम अभी लगा दो बैन चाइनीज प्रोडक्ट पे, अभी तुम बैन लगा दो, अभी देखो वार ना हो जाए, तुम कह दो कि कंप्लीटली बैन है चाइना, चाइना का कोई सामान इंडिया में नहीं बिकेगा, अभी गवर्नमेंट कहते और देखो वार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। वन वे और अदर वो कहेगा पूरा अरुणाचल मेरा है, पूरा लद्दाख मेरा है, और वो पूरा उत्तराखंड मेरा है, सब चिल्ला के, और फिर वो किसी ना किसी वन वे और अदर उसको तो चाहिए ही, वो जुड़ जाएगा। अभी उसको इकोनॉमिक फायदा है, आपसे बेनिफिट है, उसके सारी चीजें यहाँ डंप हो रही है, ठीक है। थर्ड क्लास की क्वालिटी वाली चीजें ला ला के यहाँ बेच रहा है, समझ रहे हो? इसलिए आप लोग सुरक्षित हैं, समझ रहे हैं आप? जिस दिन आपने पूरी इकोनॉमिक ट्रेड बंद किए, आपने ये ट्रेड लिंक काटा उनसे, जहां वहां से चाइना से इकोनॉमिक सप्लाई बंद हुई, और उससे क्या हो रहा है, वो आपको इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, कर रहा है, आपका सारा पैसा वहां जा रहा है, आप उसका फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता, जब चाहे तब आपकी इकोनॉमी को हिला के रख दो। समझ रहे हो आप? मजाक है क्या? ठीक है, तो ये असल जो चीज काम है वो ये है। लेकिन
इसको समझाने चले जाओ, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस बात को पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते या नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते कि एक्चुअल दुश्मन कौन है। और ये जो लड़ाइयां चल रही है ना, ये बॉर्डर्स में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट, ये जब हथियार बरी इतना होता है, बस ये गर्मा गर्मी पैदा हो जाती है। जब इनका इकोनॉमी डाउन होती है ना, अमेरिका की इकोनॉमी, बस वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में, इंडिया पाकिस्तान और यहाँ वहां बस गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। कौन कराता है गर्मा गर्मी? वही ट्रेडर्स हैं, वही छुपे हुए क्या नाम है, जो मुनाफिक हैं, जो लोग ये कराते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम हथियार बेचना, अपना सारा डेवलपमेंट का पैसा डाइवर्ट करके हथियार खरीदते हैं, उधर से वो हथियार खरीदते हैं, उनकी जनता भूखी मरती है, हमारी जनता भूखी मरती है। क्योंकि हमें तो मजबूर हो जाते हैं ना कि यार भरोसा तो है नहीं एक दूसरे पर कब कौन हमला कर दे, क्योंकि वो उकसा के हमला करवा ही देंगे। दो बिल्लियां लड़ेंगी, बंदर का फायदा, ठीक है ना। सो दैट इज द वे, ये पूरा मतलब है। तो आपको हिस्ट्री में ये सारी चीजें सबक सीखने को मिलती है कि ये बदले नहीं है, इन्होंने मेथड बदला है और आज भी आप गुलाम हैं। आपको लगता है ना आप गुलाम नहीं, आपकी सोच गुलाम है। आप देखिए, लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, सोच से होता है। शशि थरूर जाके अंग्रेजी में गाली देकर आ जाता है वहां पे पार्लियामेंट में खड़े होकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजी में तो बोलता है, अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश बोलता है, और वहां पे बोल के आ जाता है बंदा, है ना। सोच की बात है, अंग्रेजी लैंग्वेज यूज करो, संस्कृत यूज करो, हिंदी यूज करो, मास कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, लेकिन आपकी सोच तो इंडियन होनी चाहिए। अंग्रेजी सोच उन्होंने डेवलप कर दी है, कैसे गुलामी वाली सोच हमारे अंदर आ गई है। और वासुदेव कुटुंबकम तो हम सोचते ही नहीं है कहीं, हमारी सोच नहीं है, ये सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं, है कि नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं कभी, सत्यमेव जयते लिखा हर जगह रहता है, लेकिन सत्य को कहां जिता रहे हैं हम लोग। झूठ का हर बंदा वो लेकर घूम रहा है परचम, है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कहने के लिए सारी बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे जब कि सही में इस पे कोई अमल भी हो रहा है, तो उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। अगर हम यही कर ले कि वासुदेव कुटुंबकम सब भाई भाई हैं, तो कम से कम अपने आस पड़ोसियों से लड़ना तो छोड़ दें, पड़ोसियों का ख्याल रखना शुरू कर दें, नफरत तो ना फैलाएं एक दूसरे से। और जिस दिन ये दोनों तरफ से नफरत फैलानी बंद हो गई ना, उस दिन हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, और उस दिन अमेरिका की इकोनॉमी और रशिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पैसे से चल रहा है, आज भी हमारे पैसे से चल रहा है। कहने के लिए तो ये कह देते हैं कि क्या नाम है, वन बुक सेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी बुक आर बेटर देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। लेकिन एक्चुअल में वो कनिंग माइंड है, जो वो कनिंग माइंड है जिससे ये लोग हमें लूट रहे हैं, और हम भोले वाले लोग हैं। हम तो भोले वाले लोग हैं, हमें जिसको इन्होंने बता दिया हाथ पकड़ के कि ये तुम्हारा दुश्मन, हमने मान लिया दुश्मन, वो तुम्हारा दोस्त, तो हमने मान लिया दोस्त। समझ रहे हो ना, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। और जैसे ही भाई भाई हुआ, पंचशील हुआ, उसके तो 3-4 साल नहीं लगे भाई, पंचशील 60 कितना 55-56 में साइन हुआ, 55-56 में, 62 में हमला कर दिया भाई चीनी चाइना भाई ने, बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई 62 में हमला करा ना। तो कहाँ चीनी भाई भाई, ये सब चीजें हम बनाते रहते हैं। पाकिस्तान से कोई ना कोई, पाकिस्तान चाइना के साथ क्यों वो हो रहा है, ये इसको क्यों वो मिलने दे रहे हैं। अच्छा, जब थोड़ा सा ड्रैगन से इनको भी खतरा होता है ना, जैसे चाइना से, तो ये फिर इसके साथ दूसरी तरह की एग्रीमेंट करना शुरू कर देते हैं। इससे आपको पता है, एप्पल के बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, डिजाइन उनका है, लेकिन बनते कहाँ है, एक को ए ग्रेड चाइना में बनते हैं, वो असेंबल करने चाहे जितना बना यहाँ रहे हैं, यहाँ पे आप ये समझिए कि उनको वो बिजनेस दे रहे हैं, शांति से चल रहा है। आपको देखने में लगता है ना, हाँ ये हो सकता है कि ज्यादा एम्बिशियस हो जाए चाइना, रशिया को रिप्लेस करके उसकी जगह पे चाइना ज्यादा कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो हो सकता है एक दिन कभी ऐसा हो जाए कि कंपटीशन में ये लोग भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये हेड टू हेड कॉलिजन कभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट कभी नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे डायरेक्ट? क्योंकि ये कोल्ड वॉर लड़ेंगे, बस किसी की और की कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। कोई इंडिया के कंधे पे बंदूक रखेगा रशिया, और चाइना और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक, या पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखेगा अमेरिका, और इस तरह से चलेगा ये। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी है। चलिए, ये आपको फेजेस समझ में आए? तो ये मैंने प्रेजेंट डे तक कैसे उनकी फेजेस आए हैं, मर्केंटाइल फेज से, और कैसे आया वो हमने बात कर ली। आई होप की बात समझ में आई होगी। समझ में आया मोनी? समझ में आया?